चलिए आज हम कक्षा 9वीं में 3.2 अकेली की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। अकेली शीर्षक में सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा। कहने का अर्थ यह है कि सोमा बुआ का जो बेटा था वो अचानक किसी घटना में उनका देहांत हो गया, वे इस दुनिया से चले गए। ठीक है। उनकी अपनी जवानी भी चली गई। कहने का अर्थ यह है कि सोमा बुआ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उसमें किसी प्रकार का अपने जीवन के प्रति उत्साह नहीं था। पति को पुत्र वियोग, कहने का अर्थ है कि सोमा बुआ का जो स्वामी था वो भी इतने दुखी थे अपने पुत्र के बिछुड़ने से। उसे ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर, अपनी पत्नी को और पूरा घर बार को तज कर मतलब त्याग कर या छोड़कर तीर्थवासी हुए। तीर्थवासी मतलब किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बस गए, वहीं रहने लगे। और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। कहने का अर्थ यह है कि सोमा बुआ के घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके अकेलेपन को पूरा करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि पिछले 20 साल से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, मतलब 20 वर्षों से एक ही प्रकार से वे अपने जीवन को काट रही थी और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ तो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, वैसे हर साल उनके जो स्वामी जी थे, उनके जो पति थे, वे किसी न किसी महीने, साल के 1 महीने आकर रह लिया करते थे। पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, मतलब उनका इंतजार नहीं किया, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई, उनका इंतजार न किया। जब तक पति रहते उनका मन भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि उनके पति के स्नेहहीन व्यवहार, मतलब कड़े व्यवहार से उन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन में अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पति का जो स्नेहहीन प्यार था, स्नेहहीन व्यवहार था, उसका अंकुश, उनके द्वारा लगाया गया अंकुश भी रोजमर्रा के जीवन के अबाध मतलब निरंतर गति से बहती हुई स्वच्छंद धारा को भी कुंठित कर देता था। वह जिस प्रकार से अपना जीवन थोड़ा सा मुक्त होकर जीती थी, उस पर भी 1 महीने के लिए उनके जो पति आकर स्नेह नहीं रखते थे और लगातार किसी न किसी प्रकार का बंदिश लगा दिया करते थे, तो वो 1 महीना भी उसे मन में अखरता था। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता था और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोना बुआ को एक ऐसा सबल ही पकड़ा दे। कहने का अर्थ है कि जो स्वामी जी 1 महीने के लिए अपने घर आते थे और 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते थे, इस पर सोमा बुआ को एक ऐसा संबंध मिल जाए। कहने का अर्थ है कि किसी अपने का 2 मीठा बोल बोलने से थोड़ा सा मन मजबूत हो जाता है, मन को अच्छा लगता है। उस प्रकार से भी स्वामी जी महाराज नहीं करते थे, जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग में 11 महीने काट दे। तो सोमा बुआ कहती थी कि जब मेरे स्वामी जी 1 महीने के लिए भी आते हैं तो मैं 11 महीने जिस प्रकार से समय उनके वियोग में काटा है, वो 11 महीना भी 1 महीने से
कुछ विशेष नहीं होता था। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। पास पड़ोस में ही वह ऐसा व्यवहार रखती थी ताकि उसके मन को अच्छा लगे, है ना। किसी के घर मुंडन का कार्यक्रम हो या छठी का कार्यक्रम हो या जनेऊ का कार्यक्रम हो या हो शादी या गमी का, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती। कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी भी घर में अपने आसपास में कोई भी कार्यक्रम होता था तो वह पूरे मन से काम करती। सुबह से ही उनके घर पहुंच जाती और ऐसा कार्य करती मानो दूसरे के घर नहीं बल्कि अपने ही घर में काम कर रही हो। इस प्रकार की थी सोमा बुआ। ठीक है, आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं। सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। कहने का तात्पर्य दोनों में कुछ कड़वाहट सी आ गई है बातचीत में। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही थी। कहने का अर्थ है कि ठंड का समय था और आंगन में धूप में बैठी थी। पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही थी। पास में रखी जो कटोरी थी उसमें तेल था, वो अपने हाथों में लगा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। इस एक महीने में अन्य सदस्यों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आने पर उनके पति का जो व्यवहार था वो इस प्रकार से था जैसे अन्य शरीर के साथ साथ अन्य शरीर के अन्य स्थान तो शिथिल हो गए, लेकिन उनकी जीभ जो थी वो सजीव और सक्रिय हो जाती। कुछ न कुछ अपने आप से बात करती रहती थी, सक्रिय हो जाती थी। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर राधा भाभी उतरी। उनकी भाभी जो थी वो ऊपर से कहीं से कुछ काम करते हुए आ रही थी। हाथ में एक फटी साड़ी थी और पापड़ लेकर उसकी जो राधा भाभी थी वो नीचे उतरी। उस पर उनकी भाभी ने पूछा, क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? उनकी भाभी ने क्या कहा कि क्या हुआ बुआ, क्यों इस प्रकार से नाराज हो रही हो, क्या बात है आपकी? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या जो आप इस प्रकार से नाराज लग रही हो, या इधर उधर की बातें मन में सोच रही हो? फिर अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। बुआ कहती है कि हम आपके जो भैया हैं, हमारे जो स्वामी जी हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं कहीं चली जाऊं आसपास के लोगों से मिलने जुलने। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। वहाँ एक पड़ोस में किशोरी लाल जी रहते थे, उनके यहाँ उनके बेटे का मुंडन संस्कार था। सारी बिरादरी को न्योता था, सभी जात पात वालों को बुलावा भेजा था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से कार्यक्रम को भी इतने बड़े रूप में किशोरी लाल जी के द्वारा मुंडन संस्कार को मनाया जाना और उस कार्यक्रम में सभी को बुलाना एक प्रकार से पैसे का दिखावा है। इस प्रकार से सोमा बुआ कह रही थी। फिर काम पर उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं। बुआ भाभी को बता रही थी, अपनी राधा को बोल रही थी कि उस घर में नई नई बहुएं आई हैं, वह उस काम को कैसे संभालेगी। सो जल्दी ही चली गई। सोमा बुआ बोली कि मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा मानकर मैं कार्यक्रम से पहले ही चली गई। हुआ भी वही जैसा वो बुआ सोच रही थी और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। बुआ ने क्या कहा कि लाओ मैं भी आपके साथ पापड़
सुखाने रख देती हूँ। एक काम गत से नहीं हो रहा था, एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। ठीक है। अब घर पर कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे। कहने का अर्थ यह है कि सोमा बुआ बोल रही थी उनके घर में कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था, सही तरीके से नहीं हो रहा था। उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो वो इस काम, किसी भी कार्य को अच्छे से कैसे किया जाता है उसे कोई बताता। फिर गीत वाली औरतें मुंडन पर, वहाँ पर जो गीत वाली औरतों को बुलाया गया था, महिलाओं को बुलाया गया था, मुंडन पर बन्ना बन्नी वाला गीत गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। गीत इतना सुरीला और हंसने हंसाने वाला था, व्यंग्यपूर्ण भी था, जिससे वो हंसते हंसते पेट फूल जाए ऐसा गीत वे गा रही थी। और उसकी याद से ही कुछ देर पहले दुख और आक्रोश भूल गए। इस प्रकार के गीत को सुनकर कुछ देर पहले जो मन दुखी था, जो क्रोध था, वो सब धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप से वो कहने लगी। इस प्रकार से वो बताने लगी राधा को कि हमारा जो गीत संगीत का कार्यक्रम था वहाँ पर, उसको सुनकर मेरा दुख और गुस्सा पूरा धुल गया। भट्ठी पर देखा तो अजब तमाशा था। वहाँ पर आसपास में खाना बन रहा था तो वहाँ पर कुछ व्यवस्थित नहीं हो रहा था। समोसे जैसे कच्चे ही उतार दिए। वहाँ के बनाने वाले जो आए थे, जो रसोइये थे, वो समोसे कच्चे ही उतार दिए। इतना बना दिए कि 2 बार खिला दो। इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए। और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। मीठा जो वहाँ पर बना था खाने पीने के लिए, लोगों के स्वागत के लिए, वो एक ही बार में ही सब खत्म हो गया और पूरे नहीं पड़ रहे थे। उसी समय खोआ मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनवाए। किसने? बुआ ने। वहाँ पर देखा कि कुछ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, खोआ मंगवा लिया और तुरंत ही और गुलाब जामुन बनवा लिए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। बुआ बता रही थी कि किशोरी लाल और जो उनकी जो नई बहुएं थी, वे सोमा बुआ को बहुत बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत सम्मान दे रही थी। और इस प्रकार से किशोरी लाल और उनकी बहुएं कहने लगी कि अम्मा तुम न होती तो शायद भद्द उड़ जाती। बुआ को क्या बोल रही थी कि अम्मा जी, अगर आप आज नहीं होते, हमारे कार्यक्रम की रसोई को ठीक से नहीं संभालते, नहीं ध्यान देते, तो आज हमारी कहा जाए तो हंसी उड़ जाती, या एक प्रकार से हमारे मान को ठेस पहुंच जाती। अम्मा तूने हमारी लाज रख ली, तुमने हमारा मान रख लिया। मैंने तो कह दिया, बुआ ने क्या कहा, मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। इस प्रकार से बुआ बोलती है कि मैं तो आपकी अपनी हूँ, मैं ही काम नहीं आऊँगी तो कोई बाहर से आके करेगा क्या। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली आती। उसने क्या बताया कि मेरे घर में स्वामी जी आए हैं तो रोटी पानी बनाने में मैं थोड़ा देर से आई, नहीं तो मैं तो आपके इस कार्यक्रम में सवेरे से चली आती। इस प्रकार से सोमा बुआ ने बताया। तो सन्यासी जी क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। फिर राधा ने क्या कहा कि सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, हो सकता है कि तुम्हारा जाना, वहाँ पर जाना इनको अच्छा नहीं लगता। यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ ना। बुआ क्या बोली, वैसे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, मुझ नहीं सूझता है। फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया, किशोरी लाल के यहाँ से बुलावा भी नहीं आया था। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा। सोमा बुआ का इतना व्यवहार अच्छा था कि वे बिना बुलाए भी
किसी आसपास के पड़ोस परिवार में चली जाया करती थी। वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते हैं। बुआ ने क्या कहा, किशोरी लाल और उनकी बहुएं मुझे माँ से कम नहीं समझते हैं, नहीं तो भला यूं ही भट्ठा और भंडार घर को सौंप दे, नहीं तो कौन इस प्रकार से घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। अपने पति के नाम से बोलती हैं कि अब इसको कौन समझाए। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। उनके पति क्या बोल रहे थे कि तू जबरदस्ती लोगों के घर में जाकर काम काज में चली जाती है। और एकाएक उस पर क्रोध भरी वाणी, और अचानक उनके ऊपर क्रोध भरी वाणी और कटु वचन का स्मरण हो आया। इस प्रकार से अपने पति की बातें याद आ गईं, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही होकर गुजर चुकी थी, कुछ देर पहले ही कहा सुनी हुई थी, उसी के बारे में बुआ बता रही हैं। याद आता है तो फिर आंसू बह चले, और फिर उस प्रकार की कहा सुनी याद आई तो फिर एक बार आंसू बह आए। इस प्रकार से सोमा बुआ और राधा के बीच में बातचीत होती रहती है ना। चित्र में दिखा रहा है कैसे पुराना घर है, बढ़िया है, पुरानी फटी साड़ी को बिछाकर उस पर पापड़ सुखा रहे हैं। यहाँ पर सोमा बुआ और राधा जो उनकी भाभी थी, उनके बीच का ये संवाद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम इस अकेली की मार्मिक कहानी को, महिला के बीच होने वाली घटनाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।